हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। सो बच्चे लोग, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 बिजनेस स्टडीज़ के अंदर चैप्टर नंबर 10 फाइनेंशियल मार्केट। बहुत कुछ इस चैप्टर के अंदर आप लोग अब जान चुके हैं कि फाइनेंशियल मार्केट क्या होती है, फाइनेंशियल मार्केट कितने तरीके की होती हैं, और उसमें भी अगर कम समय के लिए पैसा चाहिए, कम पैसा चाहिए तो कहाँ जाना है, लंबे समय के लिए पैसा चाहिए तो कहाँ जाना है। और उसमें भी दो कैटेगरीज ऑफ मार्केट थी हमारे पास, कौन कौन सी, ये कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। तो हम लोगों ने यहाँ पर कुछ स्टॉक एक्सचेंज के फंक्शंस भी पढ़ लिए हैं। हमने ये जान लिया है कि स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है और उसके डिफरेंट फंक्शंस क्या होते हैं। तो चलिए थोड़ा सा और आगे इस चैप्टर को आज बढ़ाते हैं और एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक यहाँ पर डिस्कस करते हैं और ये जानते हैं कि आखिरकार स्टॉक मार्केट के अंदर ट्रेडिंग कैसे होती है, कैसे हमारा ये स्टॉक मार्केट पहले काम करता था और आज ये कहाँ तक पहुँच चुका है। ये सारी कहानी हम आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं। सो फटाफट से अपनी अटेंडेंस लगाइए और फिर हम स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। तो बच्चों, सबसे पहले आज हम लोग समझेंगे अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम। तो जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि आज के टाइम की जो ट्रेडिंग हो गई है वो हो गई है बिल्कुल ऑन स्क्रीन बेस्ड, यानी कि हम अपने मोबाइल फ़ोन के थ्रू भी घर बैठे ट्रेडिंग कर सकते हैं। हमें ज़रूरत नहीं है कि हम किसी स्टॉक एक्सचेंज को विजिट करें और वहीं जाकर अपने फाइनेंशियल एसेट को खरीदें या बेचें। ये सिस्टम चलता था, एक टाइम था जब ऐसा भी कुछ हुआ करता था, लेकिन आज के टाइम का जो हमारा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है वो पूरी तरीके से स्क्रीन बेस्ड हो चुका है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, तो देखिए ज़रा यहाँ पर क्या बात लिखी हुई है। ये कहते हैं दैट इट इज एन ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम। ये एक ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम है, किस चीज के लिए? फॉर बाइंग एंड सेलिंग द सिक्योरिटीज लाइक शेयर्स एंड डिवेंचर्स। अब एक बात बताओ, एक समय ऐसा भी था ना कि जब हमें अगर कपड़े खरीदने थे, हमें अगर राशन का सामान खरीदना था, या फिर हमें अपनी मूवी की टिकट बुक करनी थी या रेल टिकट बुक करनी थी, तो हमें हमेशा उनके स्टोर्स को विजिट करना पड़ता था, तब जाकर ही ये सामान हमारे घर तक आता था। बट क्या आज ऐसा ही होता है? क्या हमें सिर्फ ऑफलाइन मोड पर ही ये सारी चीजें मिलती है? नहीं ना। पहले अगर अपना बिजली का बिल भरना होता था तो उसके लिए आपको बिजली दफ्तर ही जाना पड़ता था, लेकिन आज के टाइम पे तो ये काम घर बैठे भी किया जा सकता है ना। ऑनलाइन बिल पेमेंट भी तो होती है, ऑनलाइन मूवी टिकट भी तो बुक की जाती है, ऑनलाइन राशन का सामान भी ऑर्डर किया जाता है और वहीं पर ऑनलाइन कपड़े भी खरीदे जाते हैं। तो क्या ये सारी चीजें आज बदली नहीं है? ये कभी ऑफलाइन हुआ करती थी और आज ये किस में कन्वर्ट हो चुकी है? ऑनलाइन में। तो बिल्कुल जिस तरीके से आप आजकल इन सभी चीजों को ऑनलाइन यूज कर रहे हैं, इन द सेम वे ये जो ट्रेडिंग है ये भी हमारी कुछ कंप्यूटर बेस्ड हो गई है और इसको भी ओवर द इंटरनेट खरीदा और बेचा जाता है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि वहां आपके कुछ ऐसे सामान है जो आप डेली यूज करते हो, जो आपके रोजमर्रा की चीजें हैं, और यहाँ कुछ ऐसी चीजें हैं जिसकी हेल्प से फंड को रेस किया जा रहा है, फंड को यूटिलाइज किया जा रहा है। तो वो किस फॉर्म में किया जा रहा है? इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स। ठीक है, all the transactions are done through the computer terminals connected to the main stock exchange। चलो इसको मैं कुछ इस तरीके से आपको समझाती हूँ। वैसे तो आजकल सारे हमारे जो बैंकिंग फैसिलिटीज़ हैं, बैंकिंग सर्विसेज हैं, वो हमारे मोबाइल फ़ोन के थ्रू ही हो जाती है। मतलब हमें कोई भी बैंक का काम हो तो ज़्यादातर हम अपने फ़ोन के थ्रू, उसकी ऐप के थ्रू उन सब चीज़ों को मैनेज कर लेते हैं। हमें बहुत रेयर चांसेस में आज के टाइम पर बैंक की ब्रांच को विजिट करना पड़ता है। बट अगर कभी बचपन में अपने मम्मी पापा के साथ अगर आप लोग ब्रांच पे गए हो, या अभी बड़े होकर भी कुछ काम ऐसे होते हैं जिसके लिए हमें ब्रांच को विजिट ही करना पड़ता है, तो अगर आप बैंक्स वगैरह में जाते होगे तो वहां पर एक ब्रांच मैनेजर होता है। ठीक है, और उस ब्रांच मैनेजर के कैबिन में एक कंप्यूटर सिस्टम रखा होता है। आपको पता है वो कंप्यूटर सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि उस कंप्यूटर सिस्टम के थ्रू जितने भी कंप्यूटर उस पूरी बैंक में रखे होंगे वो सारे अटैच्ड होंगे। मतलब कि अगर उसे ये चेक करना है, उसको डेटा चाहिए ऑफ एनी ऑफ द कंप्यूटर जो उसके किसी और कैबिन में रखा हुआ है, तो वो उसको एक्सेस कर सकता है अपने ही कंप्यूटर सिस्टम के थ्रू।
यानी कि उसका कंप्यूटर सिस्टम, वो कह सकते हो कि वो कंप्यूटर टर्मिनल है जो बाकी सारे कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करने का काम करता है, डेटा शेयर करने में मदद करता है। इन द सेम मैनर आप जितनी भी ट्रांजेक्शन करते हो वो कंप्यूटर टर्मिनल्स के थ्रू करते हो, जो कहीं ना कहीं कनेक्टेड होती है किससे, विद द मेन स्टॉक एक्सचेंज। और आपको पता है ये तो सिर्फ मैंने एक पर्टिकुलर ब्रांच की बात करी है, जो इनकी हेड ब्रांच होती है, मेन ब्रांच होती है, उनके साथ भी इनकी कनेक्टिविटी होती है। तो कुछ इसी तरीके से स्टॉक एक्सचेंज के अंदर भी ये कनेक्टिविटी मेंटेन की जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलो अब ये जानते हैं कि पहले क्या होता था। अब मैम आपने ये तो बता दिया कि अब क्या होता है, बट पहले क्या होता था ये भी तो बताओ। तो बेटा पहले की बात को समझने के लिए हमारे पास ना बहुत सारी ऐसी मूवीज आज के टाइम पे बन चुकी हैं जो स्टॉक मार्केट के बारे में सब कुछ बताती हैं। तो बहुत ही फेमस है, इसके बारे में सब जानते होंगे, सबको पता होगा कि मैं कौन सी मूवी का नाम लेने वाली हूँ। यस, द स्कैम 1992। अगर आपको जानना है स्टॉक मार्केट के बारे में कि स्टॉक मार्केट पहले कैसे काम करती थी, तो आप उस मूवी को जाके देख सकते हो। और डेफिनेटली आप सभी लोगों को देखनी भी चाहिए, जितने भी मूवीज हमारे प्रोफेशन से रिलेटेड है, हमारे करिकुलम से रिलेटेड है, डेफिनेटली आप लोगों को वो सारी मूवीज देखनी चाहिए, वो सारे शोज देखने चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपको नॉलेज देते हैं। देखो बेटा, ये बुक्स तो हम पढ़ रहे हैं क्योंकि हमें बोर्ड एग्जाम्स देने हैं, इसी में से हमारा कंटेंट आने वाला है और वही हमें मार्क्स दिलवाएगा डेफिनेटली। अभी फिलहाल हम बुक्स पढ़ रहे हैं फॉर द मार्क्स। और हाँ, जिस तरीके से मैं आपको हर चीज बताकर यहाँ पे चलती हूँ, तो मेरा मोटिव सिर्फ इतना ही नहीं है कि आप 12th क्लास के एग्जाम्स को जस्ट पास कर दो। मेरा मोटिव ये भी है कि क्योंकि ये सारी चीजें जब आप आगे इस फील्ड में बढ़ेंगे तो ये सारी नॉलेज आपके काम आएगी। बट एक ऐसा बच्चा है जो सिर्फ इसी माइंडसेट के साथ इस टाइम पे बुक्स को पढ़ रहा है कि मुझे तो सिर्फ वो एग्जाम क्लियर करना है, वो उसको नॉलेज गेन नहीं कर रहा, वो उसको रट रहा है, रट रट के सिर्फ लिख कर आ रहा है, तो देखो उसके लिए तो मैं कुछ नहीं कह सकती। लेकिन जो बच्चा क्लैरिटी के साथ इन सारे कॉन्सेप्ट्स को समझ रहा है, वो ये समझ रहा है कि डेलीगेशन क्या है, डिसेंट्रलाइजेशन क्या है, वो आगे भी इन सब चीज़ों को अप्लाई कर पाएगा जब वो इस फील्ड में एंटर करेगा और आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो नॉलेज पर्पस के लिए भी बहुत सारे काम हम लोगों को करने चाहिए। आप पढ़ते भी रहो लेकिन साथ में नॉलेज भी गेन करते रहो। तो मैं आपको यही कहूंगी कि ये जो कुछ मूवीज हैं ये आपको देखनी है, क्योंकि इससे बहुत सारा रियलिटी चेक जो है वो आपको यहाँ पर मिलने वाला है। ठीक है, तो बच्चों अगर आप उस मूवी को देखेंगे, और बहुत सारे बच्चों ने देख भी रखा होगा, तो वहां पर ये इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल आपको वहां पे देखने को मिलेगा, ओपन आउट क्राई सिस्टम। अब ओपन आउट क्राई सिस्टम में क्या होता है, आउट क्राई का मतलब होता है जोर जोर से चिल्लाना। आउट क्राई का मतलब क्या होता है, जोर जोर से चिल्लाना। कभी कभी मूवीज में भी आपने देखा होगा कि ऑक्शन होता है, ऑक्शन मतलब नीलामी होती है। तो जब नीलामी होती है ना, तो एक तरीके से बोलियां लगती हैं, बोलियां इन द सेंस ऑफ कि एक बोल रहा है 10 लाख, फिर दूसरा बोलता है 12 लाख, फिर तीसरा बोलता है 15 लाख, और जो भी हाईएस्ट बिड होती है, बोलियों को बोलते हैं बिड लगाना, तो जो भी हाईएस्ट बिड होती है वहां पर जो हैमर होता है, वो जो भी पर्सन ऑक्शनर होता है, जो हैमर होता है, उसको क्या करता है, उसको ऐसे अपनी टेबल के ऊपर बजाता है, और दैट मीन्स कि यहाँ पर बिड कंप्लीट हो चुकी है, ये वाली बिड एक्सेप्ट हो गई है। तो हैमर का फॉल होना दैट मीन्स ऑक्शन खत्म। बट यहाँ पर जब हम ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं, तो ट्रेडिंग में भी इसी तरीके की बिडिंग होती थी। सारे जो ब्रोकर्स वगैरह होते थे वो इकट्ठे होते थे, और हर कंपनी के, जो भी कंपनी मतलब अपने शेयर्स को बेचना चाहती थी, उसकी बोलियां लगाई जाती थी। और जो भी बंदा, जो भी इन्वेस्टर हाई बिड लगाता था, सबसे लंबी बोली लगाता था, मतलब ह्यूज अमाउंट की बोली लगाता था, उसको उस शेयर्स को दे दिया जाता था। ठीक है, तो इस तरीके से एक आउटक्राई सिस्टम था, यानी कि फिजिकल एग्जिस्टेंस थी हमारे ट्रेडिंग सिस्टम की। एक जगह पर सारे लोग इकट्ठे होते थे और वहीं पर जाकर वहां पर बोलियां लगाई जाती थी, यानी कि उस टाइम पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं था। ठीक है, सो इन द पास्ट द ट्रेडिंग हैपेंड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज फ्लोर, यानी कि स्टॉक एक्सचेंज फ्लोर मतलब वही एक जगह जहां पर सबको इकट्ठा होना है। ब्रोकर्स शाउटेड द प्राइसेस, चिल्लाते थे वो प्राइसेस को, एंड बॉट एंड सोल्ड द सिक्योरिटीज टू द हाईएस्ट बिडर। और जो भी बंदा हाईएस्ट बिड लगाता था, उसी पर्सन को वो जो शेयर्स थे वो वही बंदा, मतलब जिसने हाईएस्ट बिड लगाई वो उसको खरीद रहा है, और जिसके शेयर्स है वो उसको बेच रहा है। ठीक है, सो इट इज नोन एज द ऑक्शन सिस्टम। तो ये वही ऑक्शन सिस्टम आपका कहलाता था। जैसे कि ब्रोकर ए ने शाउट किया, टाटा मोटर 650, whosoever bids the highest gets the share। तो अभी फिलहाल उन्होंने स्टार्टिंग करी किससे, 650 रुपए से, ये मिनिमम प्राइस है। अब इसके ऊपर जितनी जितनी बोलियां लगती जाएंगी, तो जो भी हाईएस्ट बिड जाएगी उसको ये टाटा मोटर्स के शेयर मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा आउटक्राई सिस्टम था जो पहले चलता था। अब करंट सिस्टम, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, वो कैसा है, बिल्कुल स्क्रीन बेस्ड है। इस तरीके से स्क्रीन पे काम हमारा चलता रहता है।
सो नाउ द ट्रेडिंग इज डन थ्रू द कंप्यूटर्स फ्रॉम द ब्रोकर्स ऑफिसेज। अब क्या हो गया कि अब हम लोगों ने ब्रोकर्स को रखना शुरू कर दिया, पहले भी ब्रोकर्स होते थे, बट हमें अब वहां पर स्टॉक एक्सचेंज में जाने की जरूरत नहीं है। हमारा ब्रोकर कंप्यूटर को ही मैनेज करता है, वहीं पे हमारा एक अकाउंट बनाता है और हमारे सारे जितने भी ट्रेडिंग का काम है वो उसके ऊपर से हमें करके दे देता है। ठीक है, तो ब्रोकर्स के ऑफिसेस तक कह सकते हो कि जो ट्रेडिंग है वो चली गई है। ब्रोकर्स एंटर द बाय एंड सेल ऑर्डर्स इनटू द सिस्टम। The system matches the order automatically when the buy and the sell prices match। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो सिस्टम होता है वो मैच करता है ऑर्डर्स को ऑटोमेटिकली, कि आपने एक प्राइस यहाँ पर कोट करके रख दी है कि मुझे तो इतनी प्राइस पे खरीदना है, तो वो क्या करेगा, और जो सेलर है उसने भी अपनी एक प्राइस कोट कर रखी होगी कि मुझे इस प्राइस पे बेचना है। तो वहां पे अब क्या होता है कि दोनों की प्राइसेस का मैचिंग होता है, और जहां मैच हो जाता है वही वो आपको सिस्टम जो है वो शो कर देता है कि आपके अकॉर्डिंग ये वाले जो शेयर्स हैं ये अवेलेबल है। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे कि एक बायर है, वो बाय करना चाहता है इन्फोसिस के शेयर्स 1500 रुपए में, ठीक है, वहीं पर एक सेलर अग्री करता है इसी प्राइस पे किसी शेयर्स को बेचना, वो एग्री करता है कि ठीक है मुझे 1500 में ही बेचना है, तो यहाँ पर जो सिस्टम है वो ऑटोमेटिकली कंप्लीट कर देगा आपकी डील को। ठीक है, अब इसको मैम हम कैसे समझ सकते हैं, कुछ कनेक्ट करो, कुछ रियल लाइफ से कनेक्ट करो तो कुछ बात बने, है ना। चलो, ऑनलाइन शॉपिंग हम सभी लोग करते हैं, ठीक है, अब उसमें क्या ऑप्शन होता है कि मान लो मैंने कोई एक वेबसाइट खोली, अब बिग बिलियन सेल्स के बारे में तो सभी लोग जानते हैं और ये तो बहुत धमाकेदार तरीके से चलती है ना, तो उस टाइम पे बहुत सारे लोग शॉपिंग करते हैं। तो मान लो मैंने भी फ्लिपकार्ट की ऐप ओपन करी, अब मुझे कोई सामान खरीदना, सपोज करो मैं एक मोबाइल फ़ोन खरीदने के लिए जा रही हूँ, बट मुझे अपने बजट के अंदर उस मोबाइल फ़ोन को खरीदना है। मान लो मेरा बजट है 40,000 का, ठीक है, तो मैंने क्या करना है, मैंने वहाँ पर अपनी उस ऐप को ओपन करना है, वहाँ पर एक ऑप्शन आता है फ़िल्टर। उस फिल्टर के अंदर आपको कुछ यहाँ पर दे रखा होता है कि कुछ कैटेगरी की किस बेसिस पर आप सर्च करना चाहते हो। तो मैंने वहाँ पर जिस भी ब्रांड का मुझे फ़ोन खरीदना होगा, मोबाइल फ़ोन, मैंने वो ब्रांड चूज़ किया, फिर मैंने वहाँ पे प्राइस की रेंज लगाई कि मुझे तो इतनी प्राइस की रेंज में ही मोबाइल फ़ोन्स चाहिए, अंडर 40,000 मुझे प्राइस जो है मेरा वो फिक्स कर दो। तो ऐसे में अब जब मैं वहाँ पर स्क्रॉलिंग करना शुरू करूँगी फ़िल्टर लगा के, तो ऑटोमेटिकली वो मुझे वही वाले मोबाइल फ़ोन्स शो करेंगे जो मेरे बजट के अंदर आते हो, यानी कि जितने में मैं खरीदना चाहती हूँ, और उन्हीं लोगों के वो मोबाइल फोन्स मुझे शो करेंगे जो उतने ही प्राइस में अपने मोबाइल फोन बेचना चाहते होंगे, जिन्होंने उतनी ही प्राइस कोट कर रखी होगी। अब सिस्टम ने मैच किया ना, मैंने अपनी रिक्वायरमेंट एंटर करी और पहले लोगों ने अपनी रिक्वायरमेंट एंटर कर रखी होगी, तो यहाँ पर मैचिंग हुई। अब मेरे को जो भी अच्छा लगेगा उसको मैंने सिलेक्ट करना है और हमारा जो ऑर्डर है वो फिर आगे एग्जीक्यूशन प्रोसेस में जाएगा। तो ट्रेडिंग में भी ऐसा ही होता है कि दोनों पार्टीज अपनी अपनी रिक्वायरमेंट एंटर करती हैं। अब ये काम हमारा सिस्टम करता है कि भाई दोनों को मिलाना है तो कैसे मिलाना है, तो जहां पर मैच मेकिंग हो गई वहीं पे तुम्हारे पास तुम्हारी ट्रेडिंग कंप्लीट हो जाएगी। उसके लिए आगे का जो प्रोसेस है वो करने के लिए ब्रोकर तुम्हें बताना शुरू कर देगा सारी बातें कि देखो यहाँ पर इतना हो चुका है, अब आगे का प्रोसेस ये है। ठीक है, तो भी पूरा प्रोसेस समझाने वाली हूँ, टेंशन वाली बात नहीं है, सब कुछ पढ़ने वाले हम इसके अंदर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, अब हाउ डज इट वर्क्स, मैम थोड़ा और डिटेल में बताओ कि ये किस तरीके से काम करती है। चलो ठीक है, और डिटेल में पढ़ते हैं। सो ब्रोकर लॉग्स इनटू द स्टॉक एक्सचेंज सिस्टम। अब भाई ये काम करने के लिए कहीं तो घुसना पड़ेगा, है ना। कौन सी मार्केट है, हमें तो स्टॉक मार्केट में घुसना है, तो ब्रोकर जाएगा, हम नहीं जा रहे हैं। तो ब्रोकर क्या करता है, वो लॉग इन करता है। लॉग्स इनटू का मतलब क्या है, जैसे मुझे अगर फ्लिपकार्ट पे शॉपिंग करनी है भाई, तो मुझे अपनी एक आइडेंटिटी वहां पे क्रिएट करनी पड़ेगी ना, यानी कि अपनी आईडी बनाऊंगी, उसके ऊपर अपना एक प्रोफाइल क्रिएट करूंगी, यानी कि मुझे उस ऐप के अंदर लॉग इन करना पड़ेगा। तो इन द सेम वे जो ब्रोकर होता है वो भी क्या करता है, स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लॉग इन करता है, एंटर करता है डिटेल, जैसे कि कंपनी का नाम, क्वांटिटी, प्राइस, ये सारी चीजें एंटर करेगा। फिर कंप्यूटर सिस्टम क्या करेगा, मैच करेगा ऑर्डर को विद द अपोजिट पार्टी, कि अगर आप बायर हैं तो सेलर के साथ मैच करने की कोशिश करेगा, अगर आप सेलर हैं तो बायर के साथ मैच करने की कोशिश करेगा। एंड द ट्रेड इज एग्जीक्यूटेड ओनली व्हेन बोथ द प्राइसेस मैच। और ये ट्रेड तभी एग्जीक्यूट होगा जब सारी प्राइसेस क्या हो जाएंगी बच्चे, सारी प्राइसेस मैच हो जाएंगी। All the unmatched orders remain on the screen for the future matches। और उसके लिए क्या होगा कि भाई देखो, जरूरी थोड़े ना है कि जो मेरी रिक्वायरमेंट थी उसके अकॉर्डिंग मुझे सामान मिल ही गया होगा।
चीजें अनमैच्ड रह गई, नहीं मुझे मेरी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सामान मिला, तो ठीक है उसको मैंने क्या कर दिया, कहते हैं ना विश लिस्ट में डाल देना, कि ठीक है विश लिस्ट में डाल दिया, अभी आगे देखेंगे। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है कि जितने भी अनमैच्ड ऑर्डर्स होंगे उनको स्क्रीन पर रखा जाएगा, किस लिए, ताकि फ्यूचर मैचेस में देखेंगे कि क्या पता इन फ्यूचर कुछ इसके मैच करती हुई रिक्वायरमेंट आ जाए, तो उस टाइम पे आप उसको खरीद सकते हो। ठीक है, तो अब तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, अब तक हम लोगों ने ये पढ़ा है फिलहाल कि पहले क्या होता था, पहले आउटक्राई सिस्टम था, बोलियां लगती थी, एक जगह पर सारे इकट्ठे होते थे, ब्रोकर्स वगैरह, वो लोग शेयर्स की नीलामी करते थे एक तरीके से, क्योंकि ऑक्शन सिस्टम था तो बोलियां लगाई जाती थी, जो हाईएस्ट बिडर होता था उसी के साथ डील हमारी फाइनलाइज हो जाती थी। बट धीरे धीरे चीजें बदली, अब इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग होती है, जहां पर कंप्यूटर सिस्टम के थ्रू ही सारे काम होते हैं, दोनों जने अपने अपने रिक्वायरमेंट यहाँ पर ब्रोकर को बता देते हैं, और ब्रोकर उन सबकी डिटेल्स को एंटर कर देता है, और जहां पर भी एक मैचिंग आ जाती है और अगर मैच हो जाता है तो ऑर्डर है वो आगे जाके क्या हो जाता है, एग्जीक्यूट हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो सिर्फ ज्ञानवर्धक बातें हो रही हैं तुम्हारे लिए कि तुम्हारा ज्ञान बढ़ाया जा रहा है ना। अब देखो, अब यहाँ पर है फीचर्स इन द एडवांटेज ऑफ द स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग, मतलब आप इसको फीचर बोले एडवांटेज बोले, बात एक ही है कि ये जो स्क्रीन बेस्ड आप लेकर आए, क्यों लेकर आए, ऐसी भी क्या खास बात है इसके अंदर। तो देखो जो खास बातें हैं वो मैं आपके लिए यहाँ पर लेकर आई हूँ, और जिसको हम लोग समझेंगे किससे, वाइडर स्पॉट से। ठीक है, तो वाइडर का मतलब है यहाँ पर वाइडर रीच, एस से मतलब है हमारे पास सिंगल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, उसके बाद पी से मतलब है प्राइस एफिशिएंसी, ओ से मतलब है ऑपरेशनल एफिशिएंसी, और टी से मतलब है ट्रांसपेरेंसी। ठीक है, तो चलो सबसे पहले वाइडर रीच को समझते हैं। जब ऑफलाइन स्टोर्स चला करते थे, हम लोगों को अब ना शॉपिंग करनी है। मेरे पहले वाले एग्जांपल्स फर्स्ट बुक में हम लोगों ने लोगों की शादियां कराई, खूब सारी शादी कराई, करा यहाँ भी सकती हूँ लेकिन नहीं करा रही हूँ, चलो ठीक है। अब मैं यहाँ पे मेरा मन है बिल्कुल शॉपिंग वॉपिंग करने का। ठीक है, तो अब यहाँ पर सारे एग्जाम्पल्स मोस्टली जो होंगे वो शॉपिंग के होंगे, क्योंकि अब तुम्हें सामान खरीदना है। ठीक, तो मान लो कि जब हम पहले की अगर बात करें तो कोई एक ऑफलाइन स्टोर है। ठीक, अब उस ऑफलाइन स्टोर की रीच कितनी होगी, कितनी पॉपुलेशन वहां पर उस स्टोर को विजिट कर सकती होगी, एक तो वही लोकल पॉपुलेशन जो वहां पर रहती होगी, एज वेल एज, ठीक है, अगर आपके स्टोर का सामान बहुत ज्यादा अच्छा होता होगा तो थोड़े से जो नियर बाय लोकेशंस के लोग हैं या हमारे अड़ोस पड़ोस के जो हमारे रिलेटिव्स वगैरह हमने उनको रिकमेंड कर दिया होगा तो वो आके वहां से सामान खरीद के ले जाते होंगे। ठीक है, बट क्या एक स्टेट से दूसरे स्टेट का रीच है, क्या कोई मेरे घर के पास जो ग्रोसरी स्टोर है वहां से सामान खरीदने के लिए कोई दूसरे स्टेट से ट्रैवल करता होगा क्या, नहीं ना, इतनी रीच तो नहीं हो सकती ना एक ऑफलाइन स्टोर की। तो इन द सेम वे जब स्टॉक एक्सचेंज हमारी ऑन द फ्लोर चलती थी, गाना नहीं याद करना है, ऑन द फ्लोर कर दिया मैंने तो, ठीक है, ऑन द फ्लोर का मतलब है कि एक फिजिकल एग्जिस्टेंस थी हमारे ट्रेडिंग की, तो उस टाइम पे कितने लोगों तक हम यहाँ पर पहुंच सकते थे। बट वहीं पे जब उस चीज को ऑनलाइन कर दिया गया, अब ऑनलाइन शॉपिंग आपने हमें अलाउड कर दी है, तो बस फिर तो कहीं भी हो, कहीं भी बैठे हो, कहीं भी जा रहे हो, किसी भी टाइम हो, हम ये काम कर सकते हैं। बट हाँ, हमारी स्टॉक मार्केट पे थोड़ी सी टाइम की रिस्ट्रिक्शन है। ठीक है, बट कहने का मतलब ये है कि जब ऑनलाइन ट्रेडिंग स्टार्ट हुई, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सिस्टम स्टार्ट हुआ, तो उसकी वजह से वाइडर रीच, यानी कि बहुत सारे लोगों तक पहुंच पाए, ऐसे इन्वेस्टर्स जो शायद फिजिकल एग्जिस्टेंस वाले स्टॉक एक्सचेंज के अंदर नहीं पहुंच पा रहे थे, बट जैसे वो चीज ऑनलाइन हुई तो वहां पर उनको कंफर्टेबल लगा, कन्वीनियंट लगा, और उन्होंने भी ट्रेडिंग करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो देखिए जरा, पीपल फ्रॉम एनीवेयर इन इंडिया, मतलब चाहे आप इंडिया में कहीं पर भी हो या कहीं अब्रॉड में भी हो, अब आप ट्रेड कर सकते हो ब्रोकर्स के थ्रू। नो नीड फॉर द बायर एंड द सेलर टू नो और मीट ईच अदर, आपको ये जानने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि आपका बायर कौन है या आपका सेलर कौन है, आप तो यहाँ पर ब्रोकर के थ्रू काम कर रहे हो। एक पर्सन हमने यहाँ पे आपको असाइन कर दिया है कि भैया देखो ये बंदा है जिसके थ्रू तुम काम करने वाले हो, कंपनी क्या है क्या नहीं है उससे तुम्हें कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, जैसे कि एक पर्सन दिल्ली में है, वो बाय कर रहा है शेयर्स फ्रॉम समवन इन द मुंबई, कोई मुंबई का बंदा है वो अपने शेयर्स बेच रहा है, तो मुझे इस बात से क्या मतलब है कि वो कौन है, मुझे मतलब है कि वो क्या बेच रहा है, वो कौन से शेयर्स बेच रहा है, उनकी प्राइस क्या है, मुझे तो उससे मतलब है। तो कोई दिल्ली में और कोई मुंबई में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सिस्टम आपको अलाउड करता है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ ट्रेडिंग कर सकते हो, मतलब डील कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट, अब क्या है, ट्रांसपेरेंसी को लाने के लिए, यूनिफॉर्मिटी लेकर आने के लिए सिंगल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। अब क्या होता है कि देखो हर ऑफलाइन स्टोर अपने हिसाब से चलता है, हर ऑफलाइन स्टोर वहां पे सारी चीजें कस्टमाइज्ड है, अपने अकॉर्डिंग उनकी सारी चीजें चलाई जाती हैं। बट वही चीज जब ऑनलाइन है,
मेरे फोन में जैसे फ्लिपकार्ट चलता होगा ऐसे तुम्हारे फोन में भी चलता होगा। उसकी जो प्रेजेंटेशन है, उसकी जो थीम है, जो भी प्राइसेस है, इवन वो सब कुछ चीजें सेम ही चलती होंगी ना। यूनिफॉर्मिटी है, सिंगल प्लेटफॉर्म है, सिर्फ हम लोगों ने सबने ऐप डाउनलोड कर रखी है उस चीज की, है ना, लेकिन सेम चीज सबके घरों तक पहुंच रही है वो। इन द सेम वे जब हम लोग यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सिस्टम लेकर आए तो यहाँ पर जितने भी ट्रेडिंग सेंटर्स है अक्रॉस द कंट्री, उनको कनेक्ट किया गया एक सिस्टम के साथ कि भाई सब एक ही सिस्टम के साथ कनेक्ट हो जाओ। ये हर कोई अपना अपना सिस्टम चलाएगा ना तो बस हो गया फिर तो काम। हर कोई अपने सिस्टम के अनुसार काम करेगा तो भाई हमारा सिस्टम बिगड़ जाएगा यहाँ पे। तो ऐसा है, हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिकली काम करना शुरू कर दिया है, तो सभी लोगों को हमने कनेक्ट करना है एक सिस्टम के साथ, द स्टॉक एक्सचेंज प्लेटफॉर्म। ठीक, इट एंश्योर्स द यूनिफॉर्म प्राइसिंग एंड द स्मूथ ट्रेडिंग अक्रॉस द इंडिया। इससे किसी भी तरीके की धोखाधड़ी होने के चांसेस जो है वो नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर यूनिफॉर्म प्राइसिंग हो गई है, सेम तरीके से यहाँ पर काम किया जा रहा है और अक्रॉस द इंडिया आप यहाँ पर जो अपनी ट्रेडिंग है वो कर सकते हो स्मूथली विदाउट एनी इंटरप्शन। ठीक, चलो अब ये बात भी आपको समझ आ गई होगी। आगे देखो, नेक्स्ट इज प्राइस एफिशिएंसी। अब यहाँ पर ना प्राइस डिसाइड करना बड़ा आसान है। अगर मुझे आज के टाइम पे ये जानना है कि प्राइस क्या चल रही है तो मुझे पता है वो इलेक्ट्रॉनिकली अवेलेबल होता है। हमारे कुछ इंडेक्सेस होते हैं, शायद आप में से बहुत सारे बच्चों ने सुना हो, निफ्टी का नाम तो सबने सुना होगा, है ना। तो ये कुछ हमारे ऐसे इंडेक्सेस होते हैं, जैसे कि यहाँ पर हमारी कुछ टॉप मोस्ट कंपनीज होती हैं जिनके बारे में हमें यहाँ पर बताया जाता है कि अगर मुझे पूरे स्टॉक मार्केट का ज्ञान लेना है तो मुझे इन कंपनीज का इंडेक्स देख लेना है। ठीक है, उसके बेसिस पर मैं अपना डिसीजन ले सकती हूँ। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके की चीजें आपको इलेक्ट्रॉनिकली अवेलेबल कराई जा रही हैं कि अगर आपको प्राइस जानना है कि आज की डेट में कितना प्राइस चल रहा है तो वो आप इमीडिएटली अपने कंप्यूटर सिस्टम पे, अपने मोबाइल फोन पे भी इवन चेक कर सकते हो। ठीक है, तो देखिए जरा, इंफॉर्मेशन स्प्रेड्स क्विकली सो द प्राइस गेट्स एडजस्टेड इमीडिएटली। मार्केट में क्या हो रहा है उसकी इंफॉर्मेशन बहुत क्विकली यहाँ पर स्प्रेड की जाती है, जिसकी हेल्प से जो आपकी प्राइस है स्टॉक मार्केट के अंदर वो अपने आप एडजस्ट हो जाती है। द न्यूज अबाउट द मार्केट और द कंपनीज इज ऑल्सो शोन ऑन द स्क्रीन, क्योंकि हमारे पास एक स्क्रीन है जो हमें कंटिन्यूअसली मार्केट और कंपनीज की सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर प्रोवाइड कराती है, जिसके बेसिस पर हम अपना डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल है, इफ अ कंपनी अनाउंसेस अ बोनस इशू। कोई एक कंपनी है उसने ना बोनस इशू अनाउंस कर दिया। बोनस इशू क्या होता है बच्चों, कि जो भी हमारे कंपनी के, मान लो कोई हार्ड वर्किंग एम्प्लॉयज है, बहुत खून पसीना अपना जो है वो बहा रहे हैं अपनी कंपनी के लिए, तो ऐसे में उनको कई बार रिवॉर्ड करने के लिए हम अपनी कंपनी के शेयर्स उन्हें दे देते हैं एज अ बोनस। अब आपने बोनस तो पढ़ा ही है ना कि क्या होता है, ओवर एंड अबव योर सैलरी जो भी आपको मिल रहा होता है वो आपका बोनस है। अब बोनस कैश में भी मिल सकता है, बोनस काइंड में भी मिल सकता है। काइंड काइंड मतलब मैडम बोनस दयालु होता है? नालायको, तुम्हें तो पता होगा ना कि इन काइंड का मतलब क्या होता है। इन काइंड मतलब अदर देन कैश, अगर हम उनको कुछ दे रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने उनको कहा कि देखो भाई, हम तुमको पैसा तो नहीं दे रहे, बट हम अपने कंपनी के शेयर्स तुम्हें दे रहे हैं एज अ बोनस, जिसके लिए आपको पैसा नहीं भरना है, लेकिन बस आपकी ऑनरशिप हमारी कंपनी में आ गई है इतने अमाउंट से। ठीक है, तो यहाँ पर मान लो कि कंपनी ने अनाउंस किए बोनस इशू, जिसकी वजह से शेयर प्राइस बढ़ गई। मार्केट में जब इस तरीके की न्यूज आती है ना तो एक पॉजिटिविटी के साथ जाती है, तो ऐसे में कंपनी के शेयर प्राइस मार्केट में बढ़ गए। सो दैट विल बी इंस्टेंटली रिफ्लेक्टेड ऑन द स्क्रीन। तो अचानक से स्क्रीन पे आपको दिखना शुरू हो जाएगा कि देखो भाई प्राइस बढ़ गए हैं। जैसे कि फिर से तुम्हारे फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, ये सब तुम्हें तुरंत जैसे ही प्राइस बढ़ती है तो नोटिफिकेशन आ जाता है जिस भी चीज को तुमने विश लिस्ट किया हुआ होगा, और जैसे उसकी प्राइस ड्रॉप होती है तो तुम्हारे पास नोटिफिकेशन आ जाता है कि भाई तुमने विश लिस्ट में इसको छोड़ रखा है, अब मौका आ गया खरीद लो, है ना। बस इसी तरीके से काम होता है यहाँ पर भी। ठीक है, तो तुम ऑलरेडी सब कुछ जानते हो, बस इस मार्केट में घुसने की देरी है। ठीक है, नेक्स्ट, ऑपरेशनल एफिशिएंसी। अब क्या है ना कि काम इतना स्मूथली हो रहा है, सिस्टमैटिकली हो रहा है, तो भाई ऑपरेशनल एफिशिएंसी तो डेफिनेटली मेंटेन होगी कि यहाँ पर हमारा समय बच रहा है, हमें कहीं जाना नहीं पड़ रहा, तो ऑब्वियसली हमारी कॉस्ट भी सेव हो रही है, और यहाँ पर लोअर हो रहे हैं द चांसेस ऑफ द ह्यूमन एरर। भाई इंसान है, इंसान तो गलतियों का पुतला है ना। हम इंसान तो हर आए दिन गलती करते हैं, हर एक घंटे में हमको कुछ ना कुछ गलत करना है। ठीक है, तो गलती नहीं करेंगे तो भाई सीखेंगे कैसे। तो रेग्रेट नहीं करना कि अरे यार हम तो गलतियां करते रहते हैं, जो गलती करता है वही सीखता है, कोई बात नहीं। बट हाँ, गलतियों की
लिमिट्स होती है, ठीक है। अब ये मत कह देना कि मैडम ने कहा है गलतियां करते रहो करते रहो करते रहो, सीखते रहो सीखते रहो सीखते रहो, नहीं भाई ऐसा भी नहीं करना, ठीक है। तो अब ह्यूमन एरर होने के चांसेस ज़्यादा होते थे जो हमारा दूसरे जो पहले वाला सिस्टम चलता था, बट जब इलेक्ट्रॉनिकली चीज़ें होने लग गई तो अब तो कंप्यूटर ही कर रहा है ना सब कुछ। कल को गलती हुई तो एक कंप्यूटर, तूने गलती करी है, तेरी गलती है, तू ही अब यहाँ पर भुगत इस चीज़ को। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर टाइम बच रहा है, कॉस्ट बच रहा है, क्यों? क्योंकि ह्यूमन एरर्स यहाँ पर कम हो रहे हैं, ठीक। नो नीड फॉर द फिजिकल प्रेजेंस और द पेपर वर्क करने की जरूरत नहीं है कि तुम बस पेपर 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 बनाए चले जा रहे हो और ऊपर से फिजिकल प्रेजेंट होने का कोई प्रेशर भी नहीं है। ऑनलाइन घर बैठे अपने हिसाब से आप काम कर सकते हो, ठीक है जी। अब सबसे बड़ी एडवांटेज क्या है ना, ट्रांसपेरेंसी। आप यहाँ पर किसी पर डिपेंड नहीं हो रहे हो कि कोई आपको आके इंफॉर्मेशन दे, आपने सिर्फ इस चीज को चलाना सीखना है कि ये ऑनलाइन कैसे ऑपरेट होता है। एक बार आपने इसका सिस्टम समझ लिया तो बस तुम भी सिस्टम हैंग कर दोगे फिर, क्यों? क्योंकि ट्रांसपेरेंसी है भाई। तुम क्लैरिटी लेके साथ यहाँ पर सारी चीजें खुद से देख सकते हो और समझ सकते हो। तो यहाँ पर जितनी भी सिक्योरिटीज की प्राइसेस है ना, वो अपने आप ही विजिबल होती है रियल टाइम पे, यानी कि इमिडिएटली जो भी हमारा टाइमिंग है स्टॉक मार्केट के ऑपरेट करने का, उस टाइमिंग में जितनी भी फ्लक्चुएशंस आ रही हैं मार्केट के अंदर, वो सारी चीजें तुम्हें रिफ्लेक्ट होती है ऑन द स्क्रीन इमीडिएटली। जैसे मार्केट में उछाल आता है आपको दिख रहा है, जैसे गिरावट आती है वो आपको दिख रहा है, ठीक है। हाँ, एक दिन पहले से प्रोडिक्शन लगने शुरू हो जाते हैं, बट एक्चुअल में जो रियलिटी है वो तो उसी दिन पता चलती है ना। तो जैसे उसके अंदर चेंजेस आते हैं वो आपको दिख रहे होते हैं, जिसके बेसिस पर बायर और सेलर अपना डिसीजन ले सकते हैं। सो एवरीवन कैन सी द करंट मार्केट रेट्स व्हाइल ट्रेडिंग। तो ट्रेड करते टाइम आप जो करंट प्राइसेस है वो देख सकते हो। फिर से ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हो, सुबह जब कर रहे थे बैठ के 10 बजे तो अलग प्राइस आ रही थी, फिर शाम को जब करने के लिए बैठे तो अलग प्राइस आ रही है। अरे ये कैसे? तो तुम्हें दिख रहा है ना, तो तुम अपना डिसीजन उस हिसाब से लोगे कि भाई सुबह खरीदना चाहिए था या शाम को खरीद लेते हैं चलो। तो यहाँ पर स्टॉक मार्केट के अंदर भी आपको स्क्रीन के ऊपर ये सारी चीजें दिखती रहती हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब ये आया तुम्हारे लिए बहुत ही काम का सौदा जो तुम्हें पता होना चाहिए। तो बहुत लोगों के मुंह से सुना होगा डीमेट अकाउंट खुलवा लो, डीमेट अकाउंट खुलवा लो, बट आखिरकार ये डीमेट अकाउंट होता क्या है? पहली बात तो ये डीमेट अकाउंट एक वर्ड से निकला है, ये तो उसकी एक्रोनिम है। डीमेट अकाउंट निकला है हमारे एक वर्ड से जिसका नाम है डीमेटेरियलाइजेशन, ठीक है। अब ये डीमेटेरियलाइजेशन ही शॉर्ट फॉर्म में बन गया डीमेट, ठीक है। अब ये होता क्या है, देखो, मान लो कि मुझे बैंकिंग सर्विसेज चाहिए, मैं चाहती हूँ कि घर में तिजोरी में पैसा रखना सेफ नहीं है, प्लस घर में पैसा रखती हूँ तिजोरी में तो खर्च भी तो कर देती हूँ ना। तुम्हें पता तो है मेरी कहानी, बताई तो थी मैंने तुमको कि मैं तो प्रिंसेस हूँ ना अपने घर की। अब प्रिंसेस को क्या करना होता है, प्रिंसेस को तो बहुत मजा आता है पैसे खर्च करने में। तो फिर मेरी मम्मी मेरे को डांट लगाती है और कहती है कि नहीं प्रिंसेस, घर में पैसा मत रखो, तुम्हारी आंखों के सामने पैसा रहता है तो तुम खर्च कर देती हो। तो मम्मी ने मुझे डांट लगाते हुए कहा कि ऐसा करो, इस पैसे को तुरंत बैंक में जाकर जमा कराओ। तो मैं गई एक बैंक के पास, मैंने कहा बैंक बैंक मेरे पैसे जमा कर लो। बैंक ने कहा अच्छा जी, कहाँ जमा कर लें ये तो बताओ, कोई अकाउंट है आपका? मैंने कहा नहीं, अकाउंट तो नहीं है मेरा, आप कर लो जमा। तो क्या बैंक कर लेगा जमा? नहीं ना, वो क्या कहेगा, पहले अकाउंट खुलवाओ मैडम। तो मैंने यहाँ पर एक बैंक अकाउंट ओपन किया, क्यों? क्योंकि मुझे बैंकिंग ट्रांजैक्शन करनी है, मुझे बैंक में पैसा जमा भी करना है, उस पर इंटरेस्ट भी कमाना है, और कल को अगर जरूरत पड़े तो मुझे बैंक से लोन भी लेना है ना। और भी तो बहुत सारी फैसिलिटीज है जो बैंक मुझे देता है। मतलब कि अगर कभी बैंकिंग ट्रांजैक्शंस करनी है, बैंकिंग सर्विसेज लेनी है, तो बैंक अकाउंट खुलवाते हैं। और बैंक अकाउंट जब हम खोलते हैं किसी भी बैंक के साथ, तो बैंक हमें एक यूनिक आइडेंटिटी देता है। किस फॉर्म में? भाई मेरा नाम अगर काजोल है तो काजोल नाम की तो न जाने कितनी लड़कियां होंगी ना यहाँ पर, है ना। और न जाने कितनी लड़कियों के हो सकता है उसी सेम बैंक में अकाउंट खुले हो। अब पैसे जमा कराऊं मैं, जाए किसी दूसरी काजोल के अकाउंट में, तो काजोल मैम का तो नुकसान होगा या नहीं होगा, तुम बताओ। तो ऐसे में बैंक क्या करता है, हमें हमारे नाम से कम जानता है, बट हमारे अकाउंट नंबर से ज्यादा जानता है। हम सभी को बैंक से मिलता है एक यूनिक आइडेंटिटी कोड, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, अकाउंट नंबर। अब मैं जितनी भी ट्रांजेक्शन करूंगी वो मेरे उसी अकाउंट नंबर से मेंटेन की जाएगी, ठीक है। तो जिस तरीके से एक बैंक अपने अकाउंट होल्डर का बैंक अकाउंट मेंटेन करता है, क्योंकि तुम उनके साथ डील कर रहे हो, लाइकवाइज तुम स्टॉक मार्केट में डील कर रहे हो ना। स्टॉक मार्केट के लिए तो तुम अनजाने व्यक्ति हो, और तुम्हारे जैसे न जाने कितने अनजान लोग वहां पर काम कर रहे हैं।
कैसे वो तुम सबकी शक्लों को याद रखेगा, कैसे वो तुम सबके नाम को याद रखेगा। तो स्टॉक मार्केट भी ये कहती है, स्टॉक एक्सचेंज ने भी हमें ये समझाया कि भाई देखो सुनो, अगर तुम्हें हमारे साथ यहाँ पर काम करना है, अगर तुम चाहते हो कि तुम हमारी फैसिलिटीज का इस्तेमाल कर पाओ, तो आपको यहाँ पर एक अकाउंट ओपन करना होगा। और इस अकाउंट को ओपन करने का तरीका बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप अपने बैंक में अकाउंट खुलवाते हो, ठीक है। तो यहाँ पर स्टॉक मार्केट में डील करने के लिए आप जिस अकाउंट को यहाँ पर ओपन करते हैं उसी को हम लोग यहाँ पे किस नाम से जानते हैं, डीमैट अकाउंट, ठीक है। तो डीमैट अकाउंट अब किस तरीके से वर्क करता है ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि ये बैंक अकाउंट की तरह ही आप इसको इस्तेमाल करते हो। बट ये डीमैट अकाउंट क्यों आया, कैसे आया, जरा ये भी थोड़ी सी कहानी सुन लो कि पहले क्या होता था। जैसे कि वही हमारा पुराना आउटक्राई सिस्टम, तो उस टाइम पे क्योंकि इलेक्ट्रॉनिकली तो हम इन सब चीज़ों को नहीं करते थे, तो आपने किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे, आपने किसी कंपनी में इस तरीके की कोई इन्वेस्टमेंट करी, तो उसके बदले में आपको क्या प्रूफ मिलता है, तो उसके बदले में आप लोगों को मिलता था एक शेयर सर्टिफिकेट, ठीक है। क्या मिलता था, एक शेयर सर्टिफिकेट, जिसको आप अपने पास रख सकते थे तब तक जब तक कि आपने उस कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर रखी है। बट इस शेयर सर्टिफिकेट के साथ कुछ दिक्कत थी। क्या दिक्कत थी, ये फट जाए, चोरी हो जाए, नकली बनवा ले लोग, तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। तो जब हमारे इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सिस्टम आया तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले इसे ही खत्म करते हैं। तो उन्होंने कहा लोगों को, इन्वेस्टर्स को एक चॉइस दी कि अगर आप चाहें तो अपने शेयर सर्टिफिकेट को एक ऑनलाइन बुक एंट्री में कन्वर्ट कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो, ऑनलाइन बुक एंट्री में कन्वर्ट कर सकते हो कि मान लो आपने 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट कर रखी है, आपका ये शेयर सर्टिफिकेट 1 लाख रुपए का है कि आपने 1 लाख रुपए के शेयर में पैसा लगा रखा है। तो हम एक काम करते हैं, हम आपका एक अकाउंट ओपन करते हैं, ठीक है, और उस अकाउंट को हम क्या नाम देते हैं, डीमैट अकाउंट, ठीक है। हम आपका एक डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं और ये 1 लाख रुपए ऑनलाइन आपके उस अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। मतलब उस अकाउंट में रिफ्लेक्ट हो जाएगा कि आपने उस कंपनी के अंदर 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रखे हैं, ठीक है। अब ऑनलाइन जो चीज है उसको तो कुछ नहीं हो सकता, ना चोरी होगा, ना कोई चुरा के ले जा, मतलब कोई चुरा के नहीं ले जा सकता, कोई फाड़ नहीं सकता, खुद से फट नहीं सकता, प्लस यहाँ पर फेक एंट्रीज की भी पॉसिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है। तो क्योंकि यहाँ पे शेयर सर्टिफिकेट पे तो नकली सिग्नेचर करके ये सब चीजें बन जाया करती थी, बट डीमैट अकाउंट में तो ऐसा नहीं हो सकता। तो इसी प्रोसेस को कि जहां आप अपने फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट्स को कन्वर्ट करते हो ऑनलाइन बुक एंट्री में, उसी को बोला जाता है डीमेटेरियलाइजेशन, ठीक है। तो क्या होता है बच्चों डीमेटेरियलाइजेशन, डीमेटेरियलाइजेशन एक प्रोसेस है of converting the physical share certificate into the online book entry। तो बोलो जरा एक बार मेरे साथ कि what is dematerialization? It is the process of converting the physical share certificate into the online book entry, ठीक। बट अगर मेरा मन कर रहा है कि नहीं, मुझे ऑनलाइन एंट्री नहीं करनी, मुझे तो फिर से मेरा शेयर सर्टिफिकेट चाहिए, यानी कि फिर से आप ऑनलाइन एंट्री को किस में कन्वर्ट करना चाहते हो, फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट में। तो इसको भी हमने एक नाम दिया है, इसको बोला गया रीमेटेरियलाइजेशन, कि आपने फिर से अपने सामान को ऑनलाइन से हटाकर एक मटेरियल में कन्वर्ट कर दिया है ना। मटेरियल ही तो है ना वो सर्टिफिकेट आपके लिए। तो जब उस मटेरियल को खत्म किया तो डीमेटेरियलाइजेशन, बट जब फिर से उस मटेरियल को वापस लेकर आए तो रीमेटेरियलाइजेशन, ठीक है। तो जब फिर से ऑनलाइन को कन्वर्ट करना है फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट में तो रीमेटेरियलाइजेशन, ठीक है। आई होप कि यहां तक की कहानी आपको सारी समझ आ गई होगी। चलो एक बार पढ़ लेते हैं। शेयर्स कैन बी हेल्ड इन द फिजिकल फॉर्म विच इज द पेपर सर्टिफिकेट और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म विच इज द डीमैट अकाउंट द बुक एंट्री फॉर्म। मतलब आप 2 तरीके से शेयर्स को रख सकते हो, पेपर सर्टिफिकेट की फॉर्म में भी और बुक एंट्री की फॉर्म में भी, ठीक है। नाउ द डीमैट इज द स्टैंडर्ड मेथड फॉर होल्डिंग और ट्रांसफरिंग द शेयर्स। बट आज के टाइम पे हमारे पास डीमैट ही एक स्टैंडर्ड मेथड है जिसके अंदर ज्यादातर लोग अपने शेयर्स को ट्रांसफर या उसको होल्ड करना चाहते हैं। सो थिंक ऑफ अ डीमैट अकाउंट जस्ट लाइक अ बैंक अकाउंट बट फॉर द शेयर्स। तो आप डीमैट अकाउंट को बिल्कुल ऐसे समझ सकते हो जैसे कि आपका बैंक अकाउंट, बट द ओनली पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज कि डीमैट अकाउंट में हमारे शेयर्स होते हैं, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम अगले बढ़िया वाले कॉन्सेप्ट पे, very important concept from the examination point of view, which is the trading procedure in the stock exchange। यानी कि जब स्टॉक एक्सचेंज में हम घुसेंगे तो कैसे काम करेंगे, ये प्रोसेस कैसा होता है,
किस तरीके से यहाँ पर चीजें की जाती हैं, वो सारी बातें हमें यहाँ पर समझनी है। ठीक है, तो अब यहाँ पर इसके एक्रोनिम है, बना तो दी है बट थोड़ी सी अटपटी है, आप चाहे तो अपने अकॉर्डिंग भी इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो मुझे जो ठीक लगी मैंने वो यहाँ पर बना दी है। ओपन पेप्सी एंड पे आउट फॉर बैड, ओपन पेप्सी एंड पे आउट फॉर बैड। अब यहाँ पर एक चीज लेकिन मैं आपको समझाना चाहूंगी कि मैंने एक्रोनिम तो यहाँ पर बनाई, मतलब आपके लिए एक सेंटेंस तो फ्रेम किया, बट ये सेंटेंस हमारी प्रोसेस के सीक्वेंस के अकॉर्डिंग नहीं है। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि जब जब कोई प्रोसेस होती है तो उसका एक सीक्वेंस आपको मेंटेन करना होता है। तो सीक्वेंस के लिए जो हमारे लेटर्स हैं वो ये हैं AOPBEIPSPD, AOPBIPSPD। तो आप इससे भी यहाँ पर याद रख सकते हैं क्योंकि ये तो हमारे जो है ये हमारे सीक्वेंस में है जैसे हमारी प्रोसेस है। ठीक है, तो यहाँ पर ए से मतलब है अप्रोच और सिलेक्ट अ ब्रोकर, ओपन से है ओपन ऑफ द डीमेट अकाउंट एंड द ट्रेडिंग अकाउंट, पी से है प्लेसिंग द ऑर्डर, बी से है ब्रोकर लॉग्स इनटू द ट्रेडिंग टर्मिनल, ई से है एग्जीक्यूशन ऑफ द ऑर्डर, आई से है इश्यू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नोट, पी से है पे इन डे, एस है हमारे पास सेटलमेंट ऑफ ट्रेड, फिर पी से है पे आउट टू द इन्वेस्टर्स और डी से है द डिलीवरी ऑफ शेयर्स टू द इन्वेस्टर्स। ठीक है, तो ये हमारा पूरा एक ट्रेडिंग प्रोसीजर है। वन बाय वन इसको समझते हुए चलते हैं, पूरा डिटेल में समझाने वाली हूँ तो अच्छे से इसको समझिएगा। ठीक है, अब आप कहेंगे कि मैम इतना लंबा प्रोसेस है, कोई तो तरीका बताओ ना इसको याद करने का। तो बिल्कुल अब तुम ये मान लो कि तुम हो एक बिल्कुल अनाड़ी जो बनने वाले हो थोड़ी देर में खिलाड़ी। तो यहाँ पर तुम अनाड़ी हो, पता है किस चीज के लिए? तुमको फ्लिपकार्ट से ऑनलाइन शॉपिंग करना भी नहीं आता है, इतने बड़े तुम अनाड़ी हो। तो यहाँ पर मैं तुम्हें समझा रही हूँ कि कैसे फ्लिपकार्ट के थ्रू ऑनलाइन शॉपिंग की जा सकती है। तो मैंने तुम्हें सबसे पहले कहा कि ठीक है, तुमने मेरे पास आके कहा कि मुझे ऑनलाइन शॉपिंग करनी है, मैंने कहा ठीक है कर लो, इसमें क्या बुराई है। कहाँ से करूं, इतने सारे ऐप्स अवेलेबल है, ये बताओ ना किसके थ्रू करूं। तो सबसे पहले मैंने तुमसे ये कहा कि ये डिसाइड करो ना कि खरीदना किससे है। बहुत सारे हैं हमारे पास, मिंत्रा है, अमेजॉन है, फ्लिपकार्ट है और भी न जाने कितने सारे हमारे पास ऐप्स अवेलेबल है। तो पहले तो ये सिलेक्ट करो कि तुम्हें खरीदना किससे है सामान, या अगर तुम्हारी इच्छा कुछ बेचने की कर रही है, यानी कि तुम्हारे पास है कोई सेकेंड हैंड मटेरियल जिसको तुम मार्केट में बेचना चाहते हो, तो ठीक है बेचने के लिए देखो कि कहाँ बेचना है। OLX है, और अगर गाड़ी बेचने जा रहे हो तो कार24 है और भी बहुत सारी हैं, है ना। तो पहले तो ये डिसाइड करो कि किसके थ्रू सामान खरीदना है या बेचना है, यानी कि आपको सिलेक्ट करनी है एक पार्टी जिसके थ्रू आप ये काम कर पाओगे। ठीक है, तुमने सिलेक्ट कर लिया कि मुझे फ्लिपकार्ट से करना है। ठीक है, मैंने कहा ठीक है डाउनलोड करो फ्लिपकार्ट की ऐप को, कर लिया। उसने कहा आप शॉपिंग कर लूँ क्या? मैंने कहा नहीं बेटा, अभी कैसे शॉपिंग कर पाओगे, अपना अकाउंट बनाओ पहले, इसके अंदर अपनी सारी डिटेल्स इसके अंदर एंटर करो, है ना। अपनी जब सारी डिटेल्स इसके अंदर एंटर करो पहले, उसी के हिसाब से, क्योंकि फिर भी आपको चीज़ें दिखाएगा कि डिलीवरी डेट दिखाएगा, आपके यहाँ पर ये सामान आएगा भी या नहीं आएगा ये भी तो पता चलेगा। तो आप पूरा अपना एक अकाउंट, अपना प्रोफाइल मेंटेन करते हो। उसके बाद मैंने कहा कि अपनी रिक्वायरमेंट डालो, आपको क्या लेना है। इस पे तो बहुत कुछ अवेलेबल है, आपको क्या खरीदना है, मोबाइल खरीदना है, कपड़े खरीदना है, इलेक्ट्रॉनिक्स पे जाना है, होम डेकोर का सामान खरीदना है, कुछ और एसेसरीज खरीदनी है, क्या खरीदना है वो सिलेक्ट करो। सिलेक्ट करते रहो, कार्ट में डालते रहो, प्राइस देखते रहो, डिस्काउंट चेक करते रहो। ठीक है, और फिर जाओ पेमेंट ऑप्शन पे। अब पेमेंट ऑप्शन के अंदर भी आपके पास आता है कि कैश ऑन डिलीवरी करना है, UPI करना चाहते हो, या अपने डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से आपको पेमेंट करनी है, और भी अदर मेथड्स के थ्रू उन्होंने वहाँ पे लिखा होता है, तो वो आप सिलेक्शन करते हो। फिर उसी के बेसिस पे वो क्या करते हैं, आपको एक टाइमिंग अलॉट करते हैं, एक डेट अलॉट करते हैं, इस दिन आपको डिलीवरी हो जाएगी आपके सामान की। मतलब ये जो पूरा प्रोसेस है ना ऑनलाइन शॉपिंग का, यही बस थोड़े से चेंजेस के साथ छुपा हुआ है किसके अंदर, हमारे ट्रेडिंग प्रोसीजर के अंदर। तो अब जो मैंने आपको ये कहानी सुना दी है तो आप डेफिनेटली इसको इसके साथ कनेक्ट कर पाओगे। ठीक है, देखो जरा कैसे। सबसे पहले पॉइंट की तरफ हम लोग यहाँ पर चलते हैं। पहला पॉइंट है अप्रोच और रजिस्टर्ड ब्रोकर और सब ब्रोकर। आप चाहते हो ना सामान खरीदना या बेचना। अब यहाँ पे मेरा सामान से क्या मतलब है, शेयर्स। आपको यहाँ पर जो सिक्योरिटीज है, हमारे शेयर्स और डिवेंचर्स हैं, आपको इसमें डील करना है। तो सबसे पहले ये देखो ना किसके थ्रू आप ये काम करोगे। तो इन्वेस्टर मस्ट गो टू द सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर्स, कि सेबी के ऑथराइज्ड रजिस्टर्ड ब्रोकर्स जो होंगे उन्हीं के पास आपको जाना है, और दिस सब ब्रोकर टू स्टार्ट द ट्रेडिंग, ताकि आप अपने ट्रेडिंग को स्टार्ट कर पाए। क्या आप लोग मुझे नाम बता सकते हैं कुछ ऐसे ब्रोकर्स के जो आपके लिए इस तरीके की ट्रेडिंग का काम करते हैं? जैसे कि एक बहुत ही फेमस नाम आप सभी लोगों ने सुना होगा, एंजल वन।
तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए एक सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर है जिसके थ्रू आप काम कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद अब आपको यहाँ पर क्या साइन करना होता है, आपको यहाँ पर साइन करना होता है द ब्रोकर क्लाइंट एग्रीमेंट। ये एक तरीके का लीगल एग्रीमेंट होता है जो ये बताता है कि एज अ ब्रोकर और एज अ क्लाइंट क्या ड्यूटीज, क्या राइट्स और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेंगी दोनों की, ठीक है, दोनों पार्टीज के लिए होता है ये। उसके बाद आपको एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिया जाएगा जिसके अंदर पर्सनल और फाइनेंशियल डिटेल्स होती है इन्वेस्टर्स की। जैसे कि मैंने आपको कहा ना कि आपको एक प्रोफाइल क्रिएट करना है उस ऐप के ऊपर, इन द सेम वे यहाँ पर आपको ये कुछ एग्रीमेंट, कुछ फॉर्म्स यहाँ पर फिल करने होते हैं ताकि आपके बारे में सारी जानकारी हमारे पास आ सके, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है कि आपको एक ब्रोकर सिलेक्ट करना है जिसके थ्रू आप ये काम करने जा रहे हो, ठीक। नेक्स्ट, अब क्या क्या इन्फॉर्मेशन हम लोगों को इसके अंदर चाहिए, बहुत सारी आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से 3-4 भी लिखेंगे तो चलेगा, ठीक है। तो और वैसे भी ऐसी इन्फॉर्मेशन है कि थोड़ी जनरल नॉलेज के ऊपर बेस्ड है, आप खुद भी लिख सकते हैं, जैसे कि पेन नंबर, ये तो आपका मैंडेटरी होता है ट्रेडिंग के अंदर, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस हो गया, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ऑक्यूपेशन, आपका रेजिडेंशियल स्टेटस, बैंक अकाउंट डिटेल्स, डीमेट अकाउंट डिटेल्स, नेम ऑफ द अदर रजिस्टर्ड ब्रोकर्स, यानी कि अगर किसी और के साथ अगर आपने रजिस्ट्रेशन करा रखा है, आपका कोई क्लाइंट कोड नंबर अगर आपको मिला है जो आपको तब असाइन किया गया होगा जब आपकी आईडी बनी होगी। जैसे कि जब मैंने बैंक में जाकर अपना अकाउंट खुलवाया तो मुझे एक अकाउंट नंबर मिला ना, तो ऐसी जब आपने यहाँ पर अपना एक रजिस्ट्रेशन कराया तो यहाँ पर भी आपकी एक यूनिक आईडी क्रिएट हुई होगी, उसको एक नंबर दिया गया होगा, तो वो नंबर आपको यहाँ पर पता होना चाहिए, ठीक है। वो आपको इस अपने फॉर्म के ऊपर बेसिकली मेंशन करना होता है। उसके बाद नेक्स्ट आपको क्या करना है, जितने भी हमारे अकाउंट्स है वो ओपन करने हैं, तो 2 अकाउंट्स आपको यहाँ पे ओपन करने होते हैं, डीमेट अकाउंट और बैंक अकाउंट, ठीक है। अब डीमेट अकाउंट, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि एक ऐसा अकाउंट है जिसमें आप अपने शेयर्स को रखते हो और ट्रांसफर करते हो, कि अगर आपको सिर्फ खरीद के रखना है तो आपने रख लिया, कल को बेचने का मन कर रहा है तो इसी अकाउंट के थ्रू आपने वो सामान बेचना भी है। और इसका एक और नाम भी होता है बेनिफिशियल ऑनर अकाउंट, ठीक है। तो अगर ये वर्ड भी लिखा है तो आपको पता होना चाहिए कि वो क्या है, डीमेट अकाउंट। है डीमेट अकाउंट का दूसरा नाम क्या है, बेनिफिशियल ऑनर अकाउंट। सो यहां पर आपने अपने एक डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट के साथ, डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट मतलब डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट जैसे कि आपके बैंक और आपके ब्रोकर, मतलब जिसके थ्रू आप अपना ये शेयर ट्रेडिंग का काम करने जा रहे हो, उन्हीं को आप लोग यहाँ पर डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट बोलते हो, ठीक है। तो डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट के साथ आपने अपना एक डीमेट अकाउंट खोलना है, ठीक है, और यहाँ पर आप उसे यूज करोगे ताकि आप अपने शेयर्स में इलेक्ट्रॉनिकली डील कर सको। फिर आपके इस डीमेट अकाउंट को लिंक किया जाएगा इंडिया की 2 डिपोजिटरीज के साथ, जो कि है हमारी NSDL और CDSL। NSDL और CDSL, इन दोनों के बारे में हम अभी आगे जाके पढ़ने वाले हैं, तो घबराने की बात नहीं है, ठीक है। तो क्या पढ़ा हमने फिलहाल यहाँ पर, पहले आपने ब्रोकर सिलेक्ट किया, ब्रोकर सिलेक्ट करने के बाद आपको 2 अकाउंट खोलने हैं, डीमेट अकाउंट और बैंक अकाउंट। तो डीमेट अकाउंट में अभी मैंने सिर्फ इतना बताया कि डीमेट अकाउंट का एक और नाम होता है क्या, बेनिफिशियल ऑनर अकाउंट। मेरे साथ साथ प्लीज बोलते रहना ताकि ये चीजें आपको साथ साथ याद हो जाएं, ठीक है। हमें सिर्फ पढ़ना नहीं है, साथ साथ बहुत सारी चीजों को याद करते हुए चलना है, ठीक है। उसके बाद ये जो आपने डीमेट अकाउंट ओपन किया होगा अपने किसी डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट के साथ, डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट मतलब वो कोई बैंक भी हो सकता है, कोई ब्रोकर भी हो सकता है, और उसके बाद आपके इसी अकाउंट को लिंक कर देंगे हम अपने डिपोजिटरीज के साथ, जो इंडिया में हमारी 2 लार्जेस्ट डिपोजिटरीज हैं, उनके साथ आपको कनेक्ट कर दिया जाएगा ताकि वहीं से आपके अकाउंट को मेंटेन किया जा सके, ठीक है। अब बैंक क्यों, क्योंकि हमें कुछ मनी ट्रांजेक्शंस भी करनी है। यहाँ तो आप सिर्फ शेयर्स को होल्ड कर रहे हो, यहाँ तो सिर्फ शेयर्स रखे जाते हैं, बट ये जो पैसे की डीलिंग हो रही है, या तो आपके पास पैसा आ रहा है या आपके पास से पैसा जा रहा है, तो पैसों की ट्रांजेक्शन कैसे करोगे, तो उसके लिए एक सेपरेट बैंक अकाउंट आप खोल रहे हो फॉर द मनी ट्रांजेक्शन, फॉर द बाइंग और रिसीविंग द सेल प्रोसीड्स ऑफ सिक्योरिटीज, कि अगर आपके पास पैसा आए तो आप यहाँ पर रखोगे, अगर आपके पास से पैसा जाएगा तो भी वो यहाँ से निकाला जाएगा, ठीक है। नाउ प्लेस द बाय एंड सेल ऑर्डर। भाई देखो सीधी सी बात है, अगर आप सामान खरीदने आए हो, ठीक है, आप 2 ही काम कर रहे हो ना यहाँ पे, या तो बाय का काम हो रहा है या फिर सेल का काम हो रहा है। तो अगर आप एक बायर हो तो आप बाइंग डिसीजन लोगे, अगर आप एक सेलर हो, सेल करने के लिए आए हो सामान, तो आप सेलिंग डिसीजन लोगे। तो उसी चीज के लिए आपको ऑर्डर प्लेस करना है। तो इन्वेस्टर्स जो हैं वो क्लियर इंस्ट्रक्शन देंगे सबसे पहले ब्रोकर को कि कौन सी कंपनी के शेयर्स खरीदने हैं, कितने खरीदने हैं और कितनी प्राइस पे।
सीधी सी बात है, तुम सम बायर हो, मान लो तुम बायर हो, जब तुम बाय करने जाते हो किसी दुकान पे तो तुम बताते हो ना दुकानदार को कि भैया हमें इस ब्रांड का सामान दिखा दो, इतने प्राइस पर चाहिए और इतना चाहिए। आपको खुद से बताना पड़ेगा ना, ऐसा तो है नहीं कि जैसे तुम दुकान पे एंटर हुए, तुम्हारी शक्ल देखते ही वो जो सेल्समैन है उसने सामान निकालना शुरू कर दिया, तुम्हें दिखाना शुरू कर दिया। ऐसे तो नहीं होता ना, आओगे, कहोगे, तभी तो चीजें निकालना शुरू करते हैं ना वो लोग। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको इसी तरीके से सारा काम बताना पड़ेगा। उसके बाद इंपॉर्टेंट है डॉक्यूमेंट्स आपको याद रखने की कौन कौन सी बातें यहाँ पर की जा रही है। आपको मिलेगा एक ऑर्डर कंफर्मेशन स्लिप। अब इसका एग्जांपल पता है कहाँ से दूं? सब ऑनलाइन फूड ऑर्डर करते हो ना जोमेटो वगैरह से, है ना, जब वहां पर हम फूड ऑर्डर करते हैं तो वहां पर लिखा आता है ना ऑर्डर कंफर्म्ड, लिखा आता है ना, तो ऑर्डर कंफर्म्ड का लिखा आना तुम्हें वहां पर एक्नॉलेज करना है कि भाई देखो आपने जो ऑर्डर किया था वो हमने एक्सेप्ट कर लिया है। क्योंकि जरूरी नहीं है कि आपका ऑर्डर कंफर्म किया जाए, आपका ऑर्डर एक्सेप्ट किया जाए। मान लो हो सकता है उन्होंने उस टाइम पे जो लिस्ट में डाल रखा था सामान वो तब तो अवेलेबल था, बट जैसे ही आपने ऑर्डर करा और क्लिक किया इमिडिएटली वो आउट ऑफ स्टॉक हो गया, तो तुम्हारा ऑर्डर फिर उस केस में कंफर्म नहीं होगा, है ना। तो ये ऑर्डर कंफर्मेशन मिलना वहां पर भी होता है, यहाँ पर भी होता है, बस यहाँ पर आपको क्या होगा उसकी एक स्लिप मिलेगी। सो इट इज गिवन बाय द ब्रोकर, क्यों? टू कंफर्म दैट द इन्वेस्टर्स ऑर्डर हैज बीन सक्सेसफुली प्लेस्ड इन द सिस्टम, कि आपका जो ऑर्डर है वो हमारे सिस्टम ने क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया है, सक्सेसफुल हो गया है वो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। अब ऑर्डर प्लेस भी हो गया है, स्लिप भी मिल गई है। अब ब्रोकर लॉग इन करेगा ट्रेडिंग टर्मिनल में, अब उसको सारी चीजें पता चल गई, आप क्या कहना चाहते हो, क्या चाहिए आपको, कितने पे चाहिए, कितनी क्वांटिटी पे चाहिए, ब्रोकर को ये बात पता चल चुकी है। अब ब्रोकर क्या करेगा, एंटर करेगा इन्वेस्टर्स के ऑर्डर के साथ ऑनलाइन ट्रेडिंग सिस्टम में, आपके भी पे वो जा रहा है वहां पर। नाउ द सिस्टम सर्चेस फॉर द बेस्ट मैच। अब आपने जो इन्फॉर्मेशन दी होगी ब्रोकर उसको कंप्यूटर पे एंटर करेगा, अब वो मैच करने की कोशिश करेगा। अब ब्रोकर का जो कंप्यूटर है वो कनेक्ट होता है एनएससी या बीएससी सर्वर के साथ, यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, तो इनके साथ उनका जो कंप्यूटर्स है, जो सर्वर है वो उनके सर्वर के साथ कनेक्टेड होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब फिफ्थ पॉइंट है हमारे पास एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर। अब यहाँ पर आपके ऑर्डर का एग्जीक्यूशन होगा, यानी कि आपने सारी डील यहाँ पर फाइनलाइज कर ली है, ऑर्डर कंफर्मेशन स्लिप आपको यहाँ पर मिल चुकी थी, यानी कि आपका ऑर्डर जो था वो प्रोसेसिंग में जा चुका था। अब उसके ऊपर वर्क होना स्टार्ट होता है, यानी कि वंस अ मैचिंग ऑर्डर इज फाउंड, यानी कि एक बार अगर दोनों साइड की, मतलब कि बायर और सेलर दोनों की जो रिक्वायरमेंट्स थी अगर वो फुलफिल हो रही है किसी एक पॉइंट पर जाकर, यानी कि मैच अगर हो जाता है, तो यहाँ पर हम लोग फिर करते हैं एग्जीक्यूशन ऑफ ट्रेड। तो ऑटोमेटिकली ट्रेड हमारा एग्जीक्यूट हो जाता है। बोथ द बायर एंड सेलर रिमेन्स एनोनिमस। एनोनिमस मतलब दोनों एक दूसरे के बारे में कुछ नहीं जानते, बट यस यहाँ पर विद द हेल्प ऑफ आवर स्टॉक एक्सचेंज और ब्रोकर ये जो मैच मेकिंग है ये हमारी यहाँ पर हो जाती है। ठीक है, ट्रांजेक्शन इज डिस्प्लेड लाइव ऑन द स्क्रीन, और आप यहाँ पर बिल्कुल लाइव इन सब चीजों को देख सकते हो, ये रियल टाइम यहाँ पर आपको अपडेट प्रोवाइड कराया जाता है। अब आता है कि यहाँ पर वो कौन सी कंफर्मेशन हमें मिलती है जिससे हमें ये पता चल जाता है कि हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया है। तो यहाँ पर मिलता है आपको ट्रेड कंफर्मेशन स्लिप। जैसे कि हम लोगों ने जोमेटो पे ऑर्डर किया था फूड ऑर्डर, और पहले तो हमें ऑर्डर कंफर्मेशन मिला, उसके बाद जैसे ही हमारा डिलीवरी पार्टनर हमारा ऑर्डर लेकर चलना शुरू करता है तो आपके पास फिर से एक नोटिफिकेशन आता है कि अब आपका जो ऑर्डर है वो ऑन द वे है ना। तो आपको एक कंफर्मेशन हो जाती है ना कि बस अब पेट पूजा होने ही वाली है थोड़ी देर में। तो यहाँ मिलता है लेकिन आपको एक ट्रेड कंफर्मेशन स्लिप जो एक ब्रोकर इशू करता है जैसे ही ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिया जाता है, और ये इस चीज का कंफर्मेशन होता है कि डील सक्सेसफुल हो चुकी है। और इसके अंदर डिटेल्स होती हैं कि कौन सी सिक्योरिटीज यहाँ पर है, कौन सी वो सिक्योरिटीज है जिसमें डील किया गया है, कितनी क्वांटिटी, क्या प्राइस और किस टाइमिंग पे सारा काम हुआ। ठीक है, तो सारी चीजें हम लोग को यहाँ ध्यान रखनी है कि कब यहाँ पर कौन सी स्लिप दी जा रही है। नेक्स्ट, इशुएंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट नोट। अब यहाँ पर आपको एक बिल दिया जाएगा, है ना, जैसे कि एक बिल मिलता है ना जब हम कहीं से भी कोई चीज खरीद के लेकर आते हैं तो एक बिल मिलता है आपको, बस कुछ इसी तरीके से यहाँ पर आपको एक बिल मिल रहा है विच इज नोन एज इशुएंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नोट विद इन 24 आवर्स ऑफ द ट्रेड एग्जीक्यूशन। जब भी आपका ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ उसके 24 घंटे के अंदर ब्रोकर आपको फिर से एक चीज देता है, एक कॉन्ट्रैक्ट नोट।
एक कॉन्ट्रैक्ट नोट एक तरीके का लीगल प्रूफ है आपके ट्रेड का, मतलब कि कल को अगर आपके साथ कुछ भी गलत होता है तो आप इसको एज एन एविडेंस यूज कर सकते हो, एज अ प्रूफ यूज कर सकते हो। ये एक लीगल प्रूफ है, ठीक है। क्या क्या होता है इसके अंदर, कंपनी का नाम, नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे, किस प्राइस पे, किस डेट और किस टाइमिंग पे ये सब कुछ हुआ, आपने ब्रोकरेज के चार्जेस कितने पे किए होंगे, क्या टैक्सेस लगा होगा, और आपको मिला था ना एक यूनिक ऑर्डर कोड नंबर, तो ये जो यूनिक ऑर्डर कोड नंबर आपको मिला था वो आप यहाँ पर मेंशन करोगे ताकि आपकी जो भी डीलिंग हुई है उसके रिगार्डिंग सारी डिटेल्स यहाँ पर फाइंड आउट की जा सके, ठीक है। तो बहुत ही ट्रांसपेरेंसी है, बहुत ही सेफ्टी है। अगर आप सही तरीके से एंटर करते हो ना स्टॉक मार्केट के अंदर सारी नॉलेज गेन करके, तो आप यहाँ पर मार नहीं खा सकते। एक पर्सन जो थोड़ी सी आप कह सकते हो कि इधर उधर की सुन के एंटर करता है, एक अधूरी नॉलेज के साथ एंटर करता है, सिर्फ वो ही है जो यहाँ पर आकर थोड़ा सा फंस जाता है, ठीक है। और कई बार हम लालच में भी आ जाते हैं तो भी हमारे साथ धोखाधड़ी हो जाती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है अगला बढ़िया वाला दिन, द पे इन डे। अब ये पे इन डे क्या होता है बच्चों, जरा उसको समझते हैं। इन्वेस्टर मस्ट गिव मनी, इन्वेस्टर को पैसा देना पड़ेगा, कब, अगर वो खरीद रहा है सामान को, और डिलीवरी द शेयर्स इफ सेलिंग। अब देखो पे इन डे हमेशा इन्वेस्टर की साइड से शुरू होता है। यहाँ पर जो ट्रांजेक्शन है हमने उसको दो पार्ट में डिवाइड किया है, बायलैटरल है ना ट्रांजेक्शन। तो भाई देखो, एक तरफ ये आप हो यहाँ पर इन्वेस्टर, ठीक, और मान लो चलो एक तरफ हमारा ब्रोकर है या स्टॉक एक्सचेंज कह लो, चलो स्टॉक एक्सचेंज कह देती हूँ, ठीक है। अब आप दोनों के बीच में डीलिंग चल रही है, मैं यहाँ पर ब्रोकर भी लिख देती हूँ, आप दोनों के बीच में यहाँ पर डीलिंग चल रही है, ठीक है ना। तो सबसे पहले जो स्टार्टिंग होती है वो हमेशा इन्वेस्टर की साइड से ही होती है, जिसको नाम दिया जाता है पे इन डे। क्या नाम दिया जाता है, पे इन डे। तो पे इन डे में इन्वेस्टर ने अगर शेयर्स खरीदे हैं, अगर आप बाइंग ऑफ शेयर्स कर रहे हो, इन केस ऑफ बाइंग, तो आपको यहां पर कैश ट्रांसफर करना पड़ेगा, यानी कि आपको पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है। बट ऑन द अदर हैंड, अगेन मैं यहां पर अपनी प्यारी सी ड्रॉइंग अगर बनाऊं और इधर अपनी स्टॉक एक्सचेंज रखूं, मान लो अगर आप यहां पर सेलिंग कर रहे हो, यानी कि सेल कर रहे हो अपने शेयर्स को, तो यहां पर आपको फिर शेयर्स ट्रांसफर करने पड़ेंगे। मतलब कि ये जो टू वे ट्रांजेक्शन हो रही है हमारी, एक्सचेंज हो रहा है, तो उस एक्सचेंज में पहले वन साइडेड ट्रांजेक्शन जो है, जो इन्वेस्टर की साइड से ब्रोकर या स्टॉक एक्सचेंज के पास जा रही है, वो पे इन डे कहलाएगा। अब चाहे वो शेयर्स हो चाहे कैश हो, अगर आपने सामान खरीदा तो ऑब्वियस सी बात है कि आप कैश पे करोगे, अगर आपने सामान बेचा है तो पहले आपको सामान ही देना है, मतलब होगी स्टार्टिंग आपकी तरफ से ही, और उसे क्या नाम दिया जाएगा, पे इन डे, ठीक है। देखिए जरा, इन्वेस्टर मस्ट गिव मनी इफ बाइंग, तो पहले आपको मनी देनी पड़ेगी अगर आप बाय कर रहे हैं, और डिलीवर द शेयर्स इफ सेलिंग, और बेच रहे हैं तो शेयर्स देना पड़ेगा। दिस हैपन्स बिफोर टी प्लस डे, तो ये काम हो जाना चाहिए टी प्लस डे में। अब मैम टी प्लस डे क्या होता है बच्चे, टी का मतलब होता है यहाँ पर ट्रेड डे, जिस दिन आप ट्रेड कर रहे हो उसको यहाँ पर टी नाम दिया गया, जिसे हम बोलते हैं ट्रेड डे। जैसे मान लो आपने मंडे को डील की, ठीक है, दिस मीन्स इफ यू बाय द शेयर्स ऑन मंडे, कि अगर आपने शेयर्स मंडे को खरीदे हैं, अगर आपने शेयर्स मंडे को खरीदे हैं तो टी मतलब हुआ मंडे, ठीक। द ट्रांजेक्शन विल बी सेटल्ड ऑन ट्यूसडे, पर ट्रांजेक्शन सेटल कब होगी, ट्यूसडे में, यानी कि जस्ट नेक्स्ट डे में सेटल होगी। द शेयर्स विल बी ट्रांसफर्ड टू योर डीमेट अकाउंट एंड द मनी विल बी ट्रांसफर्ड टू द सेलर्स अकाउंट, यानी कि जिस दिन ट्रेड हुआ उसके नेक्स्ट डे से हम काम करना शुरू करेंगे, क्योंकि हमारे पास T+1 टाइम होता है, ट्रेड डे प्लस 1 डे। तो मंडे वाला ट्रेड खत्म कब जाकर होता है, ट्यूसडे, ट्यूसडे वाला ट्रेड कब जाके खत्म होता है, वेंसडे। तो ये होता है हमारा T+1 डे, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखिए, सेटलमेंट ऑफ ट्रेड। अब होगा सेटलमेंट। अब सेटलमेंट के लिए जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पर T+1 डे वाला सिस्टम चलता है सेटलमेंट, पहले ये T+2 हुआ करता था, अब ये T+1 कहलाता है। तो यहाँ पर T+1 में ट्रांजेक्शन का सेटलमेंट कैसे होगा, बायर ब्रोकर्स रिसीव द शेयर, बायर का ब्रोकर उसे यहाँ पे शेयर्स मिलेंगे, सेलर्स ब्रोकर रिसीव द मनी, और जो सेलर का ब्रोकर होगा उसे मनी मिलेगी। देखो दोनों साइड में बायर और सेलर डायरेक्टली तो इंटरेक्ट करते नहीं है, दोनों साइड में ब्रोकर्स होते हैं दोनों के, चाहे बायर है चाहे सेलर है।
तो एक ने शेयर्स दिया, दूसरे ने पैसा दिया, तो इस तरीके से यहाँ पे डीलिंग चल रही होती है। एंड क्लियरिंग इज डन बाय द क्लियरिंग कॉर्पोरेशन, तो हमारी कुछ क्लियरिंग कॉर्पोरेशन होती है, उनके थ्रू ये काम हो रहा होता है, ठीक है। और ये जो हम T+1 पढ़ रहे हैं ना बच्चों, इसी को बोलते हैं रोलिंग सेटलमेंट, ठीक है। तो ये आप याद रख सकते हैं, रोलिंग सेटलमेंट होता है कि जहां पर ये बताया गया दैट अ ट्रेड इट सेटल्ड ऑन द नेक्स्ट वर्किंग डे आफ्टर इट हैपेंस, यानी कि जिस दिन भी आपका ट्रेड हुआ उसका नेक्स्ट जो वर्किंग डे है, कई बार होता है कि वो वर्किंग डे नहीं है, जिस दिन हमने ट्रेड किया उसका अगला दिन वर्किंग डे नहीं है, तो दैट मीन्स उसका फिर नेक्स्ट डे जो होगा उस दिन हमारा जो ट्रेड है वो सेटल किया जाएगा, ठीक है। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, अगर मंडे आपने डील करी है तो वो ट्यूसडे फाइनलाइज की जाएगी। अब ये कब से कर रहे हैं हम ऐसा, एज ऑफ जनवरी 2000 एज ऑफ 27 जनवरी 2023 से हम ये करते आ रहे हैं, इन जिसके अंदर ऑल इक्विटी ट्रेड्स इन इंडिया आर सेटल्ड ऑन T+1 बेसिस, कि इंडिया के अंदर अब जितनी भी इक्विटीज है वो इस तरीके से सेटल की जाती है, जो पहले हम लोग T+2 बेसिस पर किया करते थे, ठीक है। चलिए अब आते हैं पे आउट टू द इन्वेस्टर। पे इन डे में इन्वेस्टर की साइड से अगर सामान खरीदा गया तो पैसे गए, अगर शेयर्स बेचे गए तो शेयर्स गए। तो अब पे आउट डे क्या होता है, यानी कि अगर मैं आपको इस तरीके से समझाऊं कि एक तरफ है बायर और एक तरफ है सेलर, या चलो ऐसे नहीं करते हैं, हम बायर सेलर नहीं बोलते, हम यहाँ पे ऐसे ही बोलते हैं इन्वेस्टर और स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। ये तो था पे इन डे, पे इन डे जिसमें बाय वाले केस में मनी गई, ठीक है, और सेल वाले केस में शेयर्स गए। तो ये जरा जोर लगाइए अपने घुटनों पर और बताइए कि क्या होना चाहिए पे आउट डे में। इतने तो तुम समझदार हो गए हो कि अब पे आउट डे होता होगा, यहां से शुरुआत होती होगी, जिसके अंदर अगर आपने सामान खरीदा था तो क्योंकि आप पैसे दे चुके हो, तो बाय वाले केस में स्टॉक एक्सचेंज से इन्वेस्टर के पास क्या जाने चाहिए, शेयर्स जाने चाहिए। बट वहीं पे अगर आपने शेयर्स बेचे थे और आपने शेयर्स दे दिए थे, तो उनकी तरफ से सेल वाले केस में क्या होना चाहिए, आपके पास पैसे आ जाने चाहिए, और इसे आप लोग क्या कहेंगे, पे आउट डे, ठीक है। यानी कि पे इन का मतलब है कि स्टॉक एक्सचेंज के पास इन हो रहा था, अब चाहे वो शेयर्स थे या पैसा, और पे आउट डे वाले दिन इसके पास से सामान बाहर जा रहा था, अब चाहे वो शेयर्स हो चाहे वो पैसा हो, ठीक है। तो कुछ तुम्हें अपने इकोनॉमिक्स के रियल फ्लो और मनी फ्लो इसमें याद आ रहा होगा, ठीक है। तो देख सकते हो कि उसी तरीके से आप लोग इसको याद रखिए कि पे इन डे क्या होता है और पे आउट डे क्या होता है, ठीक है। सो आई होप कि आपको इस डायग्राम की हेल्प से ये चीज समझ आ रही होगी। तो आगे बढ़ते हैं जरा एक्सप्लेनेशन की तरफ। सो वंस द ब्रोकर रिसीव्स द शेयर और मनी फ्रॉम द एक्सचेंज, ही मस्ट ट्रांसफर देम टू द इन्वेस्टर विद इन द 24 आवर्स। अब आपको 24 घंटे के अंदर अंदर उसको ट्रांसफर करना ही है। अब फाइनल डील क्या चल रही है, फाइनल डिलीवरी ऑफ शेयर्स हो रहा है इन्वेस्टर की तरफ से। शेयर्स आर डिलीवर्ड डायरेक्टली इनटू द इन्वेस्टर्स डीमेट अकाउंट। अब अगर आपने शेयर्स खरीदे होंगे तो डायरेक्टली आपके अकाउंट में जो है वो शेयर्स क्रेडिट कर दिए जाएंगे। Investor must give the demat account details to the broker and instruct the DP to receive the shares। और इसके लिए आपको क्या करना है, आपको अपनी डीमेट अकाउंट की डिटेल्स देनी अपने ब्रोकर को, ताकि वो इंस्ट्रक्ट कर सके डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट को कि भैया शेयर्स रिसीव कर लो, पैसा तो जा चुका है, फटाफट से शेयर्स ले लो अब, ठीक है। तो जो भी आपकी डील रही होगी उस हिसाब से पैसा आना होगा तो पैसा आ जाएगा, शेयर्स आने होंगे तो शेयर्स आ जाएंगे। चलिए अब जरा थोड़ा सा इसको सम अप कर लेते हैं कि अब तक हम लोगों ने क्या पढ़ा इसके अंदर। देखिए जरा, सबसे पहले क्या हुआ, इन्वेस्टर ने सिलेक्ट किया एक सेबी का रजिस्टर्ड ब्रोकर, ठीक है। सबसे पहले एक रजिस्टर्ड ब्रोकर सिलेक्ट किया गया, उसके बाद क्या हुआ, डीमेट अकाउंट ओपन हुआ, ट्रेडिंग अकाउंट ओपन हुआ, यानी कि बैंक अकाउंट खुला, डीमेट अकाउंट खुला था, जिसके अंदर आपने कुछ डॉक्यूमेंट्स दिए, जैसे कि पैन कार्ड, आधार कार्ड की डिटेल हो सकती है, आईडी हो सकता है, एड्रेस प्रूफ हो सकता है, बैंक की डिटेल हो सकती है, फोटो हो सकती है। उसके बाद आपने ऑर्डर प्लेस किया बाय और सेल का, खरीदना होगा तो खरीदने का ऑर्डर, बेचना होगा तो बेचने का ऑर्डर, जिसके अंदर आपको एक ऑर्डर फॉर्म यानी कि ऑर्डर कंफर्मेशन स्लिप मिली, जो इस बात की श्योरिटी थी कि आपका ऑर्डर कंफर्म हो चुका है। उसके बाद ब्रोकर एग्जीक्यूट करता है ऑर्डर को स्टॉक एक्सचेंज में जाके। उसके बाद आपको यहाँ पर इसके बाद जब एग्जीक्यूशन होता है तो एक और डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे मिलता है, जिसको आप बोलते हो ट्रेड कंफर्मेशन स्लिप, कि अगर आपका ट्रेड एग्जीक्यूट हो चुका है तो आपको ट्रेड कंफर्मेशन स्लिप मिल जाती है। ट्रेड कंफर्मेशन स्लिप मिल जाने के बाद आपको दोबारा से एक और डॉक्यूमेंट रिसीव होता है, जिसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट नोट, जो एक लीगल प्रूफ है आपके ट्रेड का,
ठीक है। उसके बाद सेटलमेंट होना शुरू होता है पे इन डे और पे आउट डे की हेल्प से, जिसका टाइम पीरियड है T+1, यानी कि ट्रेड डे प्लस 1 डे एक्स्ट्रा आपको मिलता है, जहां पर शेयर्स क्रेडिट कर दिए जाते हैं बायर के डीमेट स्टेटमेंट के अंदर और मनी क्रेडिट कर दी जाती है सेलर के बैंक स्टेटमेंट के अंदर। मतलब जो भी हुआ होगा कि अगर हमने शेयर्स खरीदे होंगे तो हमने पैसा दे दिया होगा तो शेयर्स आ गए होंगे हमारे पास, अगर हमने शेयर्स बेचे होंगे तो शेयर्स पहले जा चुके होंगे तो उसके बदले में पैसा हमारे पास आ गया होगा। तो जो भी ट्रांजैक्शन रही होगी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर सेटलमेंट हो जाता है। तो बच्चों ये था हमारा ट्रेडिंग प्रोसीजर एंड आई होप कि आपको ये पूरा ट्रेडिंग प्रोसीजर अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप लोग अब इसके अंदर किसी भी तरीके की गलती नहीं करने वाले हो और पूरा यहाँ पर आपके फिट हो चुका होगा ये, ठीक है। तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि क्या होता है पूरा ट्रेडिंग प्रोसीजर और उसका जो एक एक क्रक्स पॉइंट है वो फटाफट से मुझे यहाँ पर जरूर बताइएगा। अब मिलूंगी आपसे मैं नेक्स्ट क्लास में इसके कुछ आगे के टॉपिक्स के साथ। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय। थैंक यू सो मच इस लेक्चर को पूरा ध्यान से देखने के लिए। आई होप आपको ये पूरा वीडियो लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आया होगा। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि क्या ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छे से समझ आया, और अगर आपके मन में कोई भी डाउट है इस वीडियो के अंदर तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपके रिप्लाई करने की। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और यहाँ पर जो प्लेलिस्ट्स आ रही हैं उन्हें अच्छे से फॉलो करना, इसमें आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगी। एंड जाने से पहले हमारे इन सोशल मीडिया अकाउंट्स पर मेरे साथ पर्सनली कनेक्ट हो सकते हो और मुलाकात करूँगा अब आपसे आपकी नेक्स्ट वीडियो में।